स्वागत है दोस्तों आप सभी का चित्राक्ष एकेडमी एजुकेशनल वीडियोस के इस एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं टेंस के मुद्दे पर। टेंस अंग्रेजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को टेंस को रटते हुए देखा है, टेंस को याद करते हुए देखा है। मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, टेंस रटे नहीं जाते हैं, टेंसों को समझना होता है, उसे आपको अपने दिमाग में उतारना होता है। एक बार टेंस आपके दिमाग में अच्छे से उतर गए, बस उसके बाद आपको उनको रटने की कहीं आवश्यकता नहीं है। आज के हम इस वीडियो में हम टेंस को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन टेंस को समझने से पहले आपको कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको आपको समझना ज़रूरी हो जाता है। जैसे हम बात करना चाहते हैं, अंग्रेजी का कोई भी वाक्य अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको हिंदी के वाक्य से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने के लिए वो तरीका आना चाहिए। साथियों, अंग्रेजी के वाक्य को बनाने के लिए हिंदी के वाक्य में कौन कौन से एलिमेंट्स आपको प्राप्त होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको हिंदी के वाक्य में प्राप्त होती है, उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप किसी हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर पाएंगे। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि एक हिंदी के वाक्य में आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं जिनको आप ट्रांसलेट करके, समझ करके हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में बदल सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक हिंदी के वाक्य में कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। मित्रों, हिंदी के एक वाक्य में अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए आपको 6 चीज़ें प्राप्त होती है। सबसे पहले वाक्य में आपको सब्जेक्ट मिलता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आपको ऑब्जेक्ट, उसके बाद में पजेसिव, उसके बाद में वर्ब, फिर प्लेस और फिर टाइम। ये 6 चीज़ें आपको किसी भी हिंदी के वाक्य में मिल जाती हैं और इन सभी चीज़ों को ढूंढने के बाद आप उस वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आइए इन चीज़ों को हम थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं और देखते हैं ये 6 चीज़ें क्या होती हैं और किस तरह से काम करती हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? मित्रों, सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादातर जानकारी ये होती है कि सब्जेक्ट एक कर्ता होता है। सब्जेक्ट कर्ता होता है, कर्ता सब्जेक्ट का हिंदी अनुवाद है, हिंदी रूपांतरण है। एक्चुअली सब्जेक्ट का मतलब होता है कार्य को करने वाला कोई भी व्यक्ति। जो भी व्यक्ति किसी कार्य को करता है, बस वही सब्जेक्ट होता है। तो आपको सब्जेक्ट उसे मानना है, उस व्यक्ति को सब्जेक्ट मानना है जो किसी कार्य को करता है। इसके बाद में हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट 2 तरीके से होते हैं, एक तो व्यक्ति को ही ऑब्जेक्ट कहते हैं और एक दूसरा वस्तु ऑब्जेक्ट होता है। जो व्यक्ति होता है वह काम नहीं करने वाला होता है। इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जो व्यक्ति काम कर रहा है उसे हम सब्जेक्ट मानते हैं, तो हमारे पास में एक और व्यक्ति वाक्य में मिलता है जो सब्जेक्ट के अलावा होता है। अर्थात सब्जेक्ट वाला व्यक्ति काम करने वाला होता है और सब्जेक्ट के अलावा वाक्य में दूसरा कोई भी व्यक्ति मिले तो आप उसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट मान लेंगे। इसके अलावा वस्तु भी एक ऑब्जेक्ट होता है, तो वस्तु में सारी की सारी निर्जीव चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन ध्यान सिर्फ ये रखिए कि वस्तुएं सारी की सारी निर्जीव होनी चाहिए और आपके नियंत्रण में होनी चाहिए, आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। यदि वस्तुएं आपके कंट्रोल में ना हो तो वो वस्तुएं ना होकर के स्थान बन जाती है। चलिए आगे विचार करते हैं हम, और अब हम बात करते हैं पजेसिव की। पजेसिव क्या होता है? पजेसिव का मतलब होता है, अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक व्यक्ति का या एक वस्तु का या एक स्थान का, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का एक दूसरे से संबंध बताने वाली जो चीज़ें होती हैं वो पजेसिव कहलाती हैं। अंग्रेजी में इस तरह के 6 शब्द होते हैं, मेरा, हमारा, तुम्हारा, आपका, उनका, उसका और अपना। इस तरीके की ये जो शब्द हैं ये सारे के सारे पजेसिव कहलाते हैं। अर्थात इन शब्दों के द्वारा हम किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का एक दूसरे के साथ संबंध या अधिकार बता सकते हैं, तो इन्हें हम पजेसिव केस कहते हैं। इसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे और हमारा अगला टॉपिक आता है वर्ब। फ्रेंड्स, वर्ब के बारे में सामान्यतया हम सभी जानते हैं। वर्ब मुख्यतया 2 प्रकार की होती है। एक होती है हेल्पिंग वर्ब, जो किसी भी टेंस के अंदर, किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी पेसिव वॉइस में या किसी भी मॉडल में आपको मिल जाती हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, इस तरह की चीज़ें आपने सुनी हैं, ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती हैं। इनके बारे में हम विस्तार से जानकारी आगे लेंगे। दूसरी जो मेन वर्ब होती है आपकी, वो कहलाती है मुख्य क्रिया, अर्थात मेन वर्ब। मुख्य क्रिया के 3 मुख्य रूप होते हैं, जिसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के नाम से जानते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, अर्थात गो, वेंट, गॉन, इस तरह की चीज़ें आपने सुनी हैं, बस इन्हीं ही हम मेन वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब को पहचानने के 2 मुख्य तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि जो भी मुख्य क्रिया है उसके अंत में ना लगा के आप देख सकते हैं। इससे आपको पता लग जाता है कि वो कार्य है, अर्थात काम है, अर्थात मुख्य क्रिया है। जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, आना, जाना, लेना, देना, ये सभी मुख्य क्रियाएं हैं और इन सभी के अंत में आप ना लगा रहे हैं, जिसके कारण आपको ये पता लग जाता है ये मुख्य क्रियाएं हैं। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, आप
ये भी पता लगा सकते हैं कि वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा क्या काम किया जा रहा है। जो भी व्यक्ति जो भी वाक्य में जो भी काम कर रहा है, बस वही काम मुख्य क्रिया होता है। तो आप कर्ता के द्वारा किए जाने वाले कार्य को भी मुख्य वर्ब के तहत याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास में आता है प्लेस। प्लेस की जहाँ तक हम बात करते हैं तो स्थान है। प्लेस का मतलब होता है स्थान। जितने भी स्थान होते हैं इन सबको हम जानते हैं, समझते हैं, बस इसके बारे में मुझे आपको कुछ ज़्यादा नहीं बताना है। सभी स्थानों को प्लेस का रूप से आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आता है हमारे पास में टाइम, समय। समय बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। वैसे तो समय मुख्यतया 3 प्रकार का होता है, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, अर्थात वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इन 3 तरीके से समय चलता है। मित्रों, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि वर्तमान काल को हिंदी में पहचानने का तरीका है कि वाक्य के अंत में है शब्द लगा हुआ मिलेगा, अर्थात है, ही, हूँ वाली पूरी लाइन आपको मिल सकती है। इसके अलावा यदि वाक्य हम भूतकाल का देखें तो भूतकाल के वाक्य में आपको था, थे, थी इस तरह के अर्थ शब्द आपको मिल जाएंगे। और यदि आप भूतकाल की बजाय भविष्य काल में प्रवेश करें तो भविष्य काल के लिए आपको गा, गेगी इस तरह की चीज़ें आपको वाक्य में मिल जाती हैं। तो आइए अब हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, पजेसिव, प्लेस, टाइम, इन सभी चीज़ों को थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। हमारे पास में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो वाक्य में काम करने वाले व्यक्ति को हम सब्जेक्ट कह के बुलाते हैं। हम उसे ही सब्जेक्ट मानते हैं जो व्यक्ति किसी वाक्य के अंदर कार्य को कर रहा है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे सुरेश कमरे में टीवी देख रहा है, तो इस वाक्य में सुरेश काम कर रहा है, इसलिए सुरेश आपका सब्जेक्ट होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला वाक्य हम लेते हैं, राधा रसोई में चाय बना रही है, तो इस वाक्य में राधा सब्जेक्ट है, वह काम कर रही है चाय बनाने का, इसलिए वह सब्जेक्ट है। अगले वाक्य में सुमित अंग्रेजी पढ़ता है, तो सुमित इस वाक्य में सब्जेक्ट का रूप लेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि वह खुद काम कर रहा है इसलिए वह सब्जेक्ट बन जाता है। वह मुझे अपनी पुस्तक देता था, इस वाक्य में वह सब्जेक्ट है और ये काम कर रहा है। इस प्रकार से हमने देखा कि सब्जेक्ट वह व्यक्ति होता है जो किसी भी वाक्य में कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास में आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कर्ता के अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति वाक्य में मिले उसे आप ऑब्जेक्ट मानेंगे, और दूसरा हम देख लेते हैं कि कोई भी वस्तु जो निर्जीव हो और आपके नियंत्रण में हो उसे आप ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो हमारे पास में एक व्यक्ति भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, हमारे पास में एक वस्तु भी ऑब्जेक्ट हो सकती है। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण, जिसमें से पहला है आपके पास में सुरेश कमरे में टीवी देख रहा है। इस वाक्य में टीवी एक वस्तु है और उसे हम ऑब्जेक्ट मानेंगे। इसी प्रकार राधा कविता को पुस्तक दे रही है, तो यहाँ पर कविता राधा के अलावा दूसरा व्यक्ति है और इसीलिए कविता को हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट मानेंगे। साथ ही साथ पुस्तक भी इस वाक्य में दिखाई दे रही है, तो पुस्तक आपका वस्तु ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अगला वाक्य देखते हैं। यहाँ पर है सुमित अंग्रेजी पढ़ता है, तो इस वाक्य में अंग्रेजी आपका ऑब्जेक्ट हो जाती है। और इसी तरह से अगला वाक्य हमारा है, वह मुझे अपनी कुर्सी देता था, तो मुझे इस वाक्य में एक अलग व्यक्ति है जो कि सब्जेक्ट के अलावा है, क्योंकि सब्जेक्ट तो इस वाक्य में वह है, लेकिन साथ ही साथ कुर्सी भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है और इसीलिए कुर्सी यहाँ पर एक निर्जीव वस्तु है और निर्जीव वस्तु होने के कारण यह एक आपके ऑब्जेक्ट में काउंट हो जाती है। तो हम ये मान करके चलते हैं कि कर्ता के अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति आपको किसी वाक्य में मिल जाए तो आप उसे सब्जेक्ट की बजाय ऑब्जेक्ट मानकर चलें, और यदि कोई वस्तु आपको मिल जाती है तो आप उसे ऑब्जेक्ट मान लें। इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है पजेजिव। पजेजिव के बारे में हम जानते हैं कि जो शब्द आपको किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान से अधिकार बताते हैं, उनके साथ किसी तरह का संबंध बताते हैं, उन्हें हम पजेजिव केस कहते हैं। तो हम यहाँ पर ये देखने की कोशिश करेंगे कि कितने ऐसे शब्द होते हैं जो आपको पजेजिव कहलाते हैं या पजेजिव बनते हैं। तो हमारे पास ऐसे लगभग 6 से 7 शब्द हैं जो आपको पजेजिव बनते हैं, जैसे मेरा, हमारा, तुम्हारा, आपका, उनका, उसका। ये 6-7 शब्द हैं जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के साथ में आपका संबंध बताने का काम करते हैं। देखिए, आप इस वाक्य में उदाहरण देखते हैं हम। सुरेश मेरी पुस्तक पढ़ रहा है, इस वाक्य में पुस्तक के ऊपर अधिकार बताने का काम कर रहा है मेरा शब्द, इसीलिए इस वाक्य में मेरी जो है वो पजेजिव बन जाता है। राधा हमारे घर आई है, इस वाक्य के अंदर हमारी जो शब्द है वह शब्द आपका पजेजिव केस कहलाता है और इस हिसाब से हम आवर को पजेजिव मान लेते हैं। अगले वाक्य में सुमित उसका कार्य करता है, तो इस वाक्य में सुमित उसका कार्य, तो कार्य पे जो अधिकार बताया जा रहा है वह उसका शब्द के द्वारा बताया जा रहा है, इसीलिए उसका शब्द को हम यहाँ पर पजेजिव मान लेते हैं। वह मुझे अपनी कहानी सुनाता था, इस वाक्य में कहानी के ऊपर अपना शब्द से अधिकार बताया जा रहा है और इसीलिए ये जो अपना शब्द है ये यहाँ पर पजेजिव माना जाएगा। इस तरीके से इन वाक्यों में मेरी, हमारे, उसका और अपनी ये शब्द आपके पजेजिव हो जाते हैं।
वैसे मैंने आपकी सुविधा के लिए नीचे एक इंडेक्स दिया है जिसके अंदर आपके सारे शब्दों को डिटेल में समझाया गया है कि कौन कौन से शब्द आपके पजेटिव बनते हैं, जैसे मेरा, हमारा, तुम्हारा, आपका, उनका, उसका और अपना, और इनके अंग्रेजी में जो रूपांतरण बनते हैं वो भी मैंने आपको नीचे दिए हैं। प्लीज़ इनको नोट कीजिएगा और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक आता है वर्ब अर्थात क्रिया। वाक्य में कर्ता के द्वारा किया जाने वाला जो भी कार्य होता है उसे हम क्रिया कहते हैं, लेकिन हमारे पास क्रिया यहाँ पर 3 प्रकार की हैं, तो हमें समझने के लिए 3 अलग अलग तरीकों की आवश्यकता होगी जिनसे हम समझ पाएंगे कि वर्ब क्या होती है। पहली होती है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, दूसरी होती है मेन वर्ब और तीसरी हमारे पास होती है फ्रेजल वर्ब। आज हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेजल वर्ब के बारे में विस्तार से हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब हर टेंस स्ट्रक्चर मॉडल और पैसिव में मिलती है, और मेन वर्ब की बात करें तो अधिकांश वाक्यों में आपको मेन वर्ब मिल जाती है। हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, वाज वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, इस तरह के जो शब्द आपने सुने हैं ये सभी हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं और ये हर टेंस के वाक्य को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। इनका प्रयोग हम आगे चल करके विस्तार से देखेंगे। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब किसी भी कर्ता के द्वारा किया जाने वाला कार्य मेन वर्ब कहलाता है। इन सभी शब्दों के अंत में ना लगता है जिससे हमें ये पता लग जाता है कि ये एक मुख्य क्रिया है, जैसे कि खाना पीना, उठना बैठना, आना जाना, लेना देना, इन सभी शब्दों के अंत में ना लग रहा है। इसका एक और तरीका भी है जिससे हम मेन वर्ब को पहचान सकें, और वो तरीका ये है कि आप ये देखिए कि सब्जेक्ट के द्वारा वाक्य में कौन सा कार्य किया जा रहा है। सब्जेक्ट के द्वारा वाक्य में जो भी कार्य किया जा रहा है बस आप उसी को मेन वर्ब मान लें। और मेन वर्ब के 3 प्रकार होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, जिनको आपने सुना होगा गो, वेंट, गॉन के रूप से। तो गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, ईट, एट, ईटन, ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक, इस तरह के जो शब्द हैं ये आपके मेन वर्ब कहलाते हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिसके अंदर हम मेन वर्ब को डिटेल में समझते हैं कि मेन वर्ब क्या होती है। सुरेश कमरे में टीवी देख रहा है, इस वाक्य में देखना मेन वर्ब है। राधा रसोई में चाय बना रही है, बनाना मेन वर्ब है। सुमित अंग्रेजी पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ना मेन वर्ब है। वह मुझे अपनी पुस्तक देता था, इस वाक्य में देना मेन वर्ब है। इन सभी वाक्यों में जितने भी शब्द आपको लाल रंग से दिखाई दे रहे हैं वो सभी मेन वर्ब है, मुख्य क्रियाएं हैं। इन सब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है जिनको हम टेंस के अकॉर्डिंग काम में लेते हैं। आने वाले वीडियोस में हम उनको डिटेल से देखेंगे। प्लेस के बारे में मुझे आपको कोई विशेष जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं समझते हैं जितने भी स्थान होते हैं सभी के सभी प्लेस में काउंटेड होते हैं, प्लेस होते हैं, स्थान होते हैं। उनके बारे में कुछ आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं समझदार हैं। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है टाइम, समय। दोस्तों टाइम आप सब समझते हैं, समय आप सब समझते हैं। समय के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अंग्रेजी में समय के कुछ विभिन्न भाग बनाए गए हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। समय अंग्रेजी में मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट अर्थात वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल और फ्यूचर अर्थात भविष्य काल। इन सबको यदि हिंदी के वाक्य में पता करना हो, यदि वाक्य हिंदी में दिया गया है और आप ये पता लगाना चाहते हैं कि वाक्य प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, तो हिंदी वाक्य के अंत में आपको है मिलेगा, है, ही, हु, इससे आपको पता लगेगा कि वाक्य प्रेजेंट का है। लेकिन अगर वाक्य में आपको था, थे, थी मिलता है तो वाक्य पास्ट में चला जाता है, और यदि वाक्य में आपको गा, गे, गी मिलता है तो आप उस वाक्य को फ्यूचर में मानेंगे, भविष्य में मानेंगे। इस तरीके से आपको वाक्य प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में समझने को प्राप्त होंगे। इन सभी वाक्यों को 2 अलग अलग भागों में और डिवाइड किया गया है जिसे हम कहते हैं निश्चित समय और अनिश्चित समय। निश्चित समय दिन, महीने, साल का नाम, घड़ी का समय, सुबह, शाम, दोपहर, रात, इन सबको निश्चित माना गया है। इसी प्रकार से अनिश्चित समय वो होता है जहां दिन, महीने, साल की संख्या या घड़ी के घंटे, कल, परसों, तरसों, जरसों, इस तरीके का जो समय हो, अर्थात फिक्स टाइम को हम निश्चित समय में काउंट करेंगे, और अनिश्चित समय के अंदर हम उस समय को काउंट करेंगे जिसके बारे में हमारे को अच्छे से जानकारी नहीं है, जिसके बारे में हम पुख्ता नहीं बता सकते हैं कि 1 बजे से 5 बजे से, इस तरह की चीज़ जहां आप नहीं बोल सकते हैं उसे आप अनिश्चित समय में काउंट करेंगे। निश्चित समय के लिए अंग्रेजी में सिंस शब्द का प्रयोग किया जाता है और अनिश्चित समय के लिए अंग्रेजी में फोर शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हमारे पास कुछ टेंस आगे मिलेंगे हमें जिनके अंदर सिंस और फोर का प्रयोग हमें करना पड़ेगा, जिनको हम विस्तार से टेंस में देखेंगे। हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे अपने अधिकांश मित्रों तक पहुंचाएं ताकि वे भी टेंस से संबंधित इस समस्या से छुटकारा पा सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी मित्रों तक इसको शेयर कीजिए। अगर आपको किसी तरह की कोई इंक्वायरी करनी है, कोई क्वेरी करनी है, कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और हम कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगले वीडियो में जहां हम टेंसों को विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।